to you all. Hope you all are well at your homes. This video is for class 5th. I am going to read EVS first chapter Reproduction in Plants and explain it to you. Reproduction in plants. Plants are very useful to us. They give us a lot of things such as food, wood, fibers, rubber, gum, medicine, tea, coffee, etc. Life cannot exist without plants. That is why we should grow more and more plants. But how do plants grow? Let us read about how new plants grow. प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. वो हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं. हमको वो फूड प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, रबर, मेडिसिन्स, गम्स वगैरह सब चीज़ें हमको वो प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो हमको ग्रो करना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से ग्रो होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. Reproduction is a process by which living beings produce young ones of their own kind. Reproduction वो process होती है जिसमें जो young ones रहते हैं वो अपने ही जैसे और kind of जो है उनको produce कर सकते हैं. Like all living things, plants also reproduce so that their species do not die. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, सेम उसी तरीके से प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो बनी रहे, वो खत्म ना हो. फ्रॉम देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. 3 मेथड्स होती हैं रिप्रोडक्शन की किसी भी प्लांट में. फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. या तो सीड्स के थ्रू या स्पोर्स के थ्रू या कोई अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स के थ्रू. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. सीड्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस होता है कोई अदर प्लांट. वाइल रूट्स, स्टेम और लीव्स फॉर्म्स द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ न्यू प्लांट. जो फ्लावर होता है वो किसी भी नए प्लांट के लिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट. जो फ्लावर्स रहते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीड्स होते हैं. A seed germinates to grow into a new plant. वो सीड को जर्मिनेट किया जाता है ताकि वो नया प्लांट जो है वो ग्रो हो सके. Have you even wondered why plant produce so many seeds? कभी आपने सोचा प्लांट्स इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? Do you know that all seeds may not grow into new plants? आपको पता है जो सारे सीड्स रहते हैं ना वो एक नए प्लांट में ग्रो नहीं हो सकते हैं. Some seeds are eaten by animals. Some seeds are destroyed by rain or wind. कुछ सीड्स रहते हैं उसको एनिमल्स खा लेते हैं. कुछ सीड्स रहते हैं जो कि रेन या विंड के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सम सीड्स डू नॉट गेट राइट सॉइल और इनफ एयर और वाटर. कुछ सीड्स रहते हैं जिनको प्रॉपर सॉइल, एयर और वाटर नहीं मिल पाता है. सो ओनली दोज सर्वाइव दैट गेट इनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. सो वो सीड्स जिनको प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिल जाता है वही नए प्लांट में ग्रो होते हैं. Next part of seeds. Seed coat is the outer protective covering which protect the seeds. जो सीड कोट रहता है वो सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट बोला जाता है, जो उसके अंदर के सीड को प्रोटेक्ट करते हैं. यू कैन इजिली रिमूव द सीड कोट. आप जो सीड कोट है उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं. इफ यू ऑब्जर्व द सीड केयरफुली यू विल फाइंड अ स्कार ऑन वन साइड ऑफ द सीड. अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो सीड को तो आपको एक साइड में सीड के एक स्कार दिखाई देता है. इसका डायग्राम आपको आपके बुक में पेज नंबर 191 पे मिल जाएगा. उसमें एक स्कार रहता है. दिस मार्क द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सीड टू द फ्रूट. ये वो पॉइंट रहता है जहाँ से जो सीड रहता है वो फ्रूट से अटैच रहता है. ऑन टॉप ऑफ दिस स्कार देयर इज टाइनी होल थ्रू विच द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड बिकेम सॉफ्ट एंड स्वेलन अप. उसमें वो जो स्कार रहता है उसमें एक छोटा सा होल रहता है जिससे कि जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो सॉफ्ट हो जाता है. Inside the protective covering, 2 parts called the seed leaves and cotyledons are attached together. वो सीड की कवरिंग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं या cotyledons बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं. They contain reserves food for the growing baby plant. वो क्या करते हैं, वो फूड को रिसीव
करते हैं ताकि जो प्लांट ग्रो हो रहा है, बेबी प्लांट है, वो अच्छे से ग्रो हो। अ स्मॉल ग्रीनिश लीफ लाइक अपीयरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द सीड लीव्स। एक स्मॉल ग्रीन लाइक जो लीव्स जैसा अपीयरेंस आपको दोनों सीड्स लीव्स के बीच में देखने को मिलेगा। इट इज कॉल्ड द एम्ब्रो। उसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रो बोला जाता है। इट इज द बिगनिंग ऑफ बेबी प्लांट। ये क्या है? बेबी प्लांट की बिगनिंग होती है। दिस एम्ब्रो हैज अ टाइनी शूट कॉल्ड प्लम्यूल्स एंड अ टाइनी रूट्स कॉल्ड रेडिकल्स। इसमें टाइनी शूट होता है जिसको प्लम्यूल्स बोला जाता है, और टाइनी आपका रूट होता है जिसको रेडिकल्स बोला जाता है। ओके इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें आपको एक स्प्राउट्स दिया था, चने दिया था। उसको मैंने आपको कॉटन के सीड में बोला था। धीरे धीरे उसमें से स्प्राउट्स आ गए थे। फिर जब आपने उस स्प्राउट्स को कुछ डेज तक ऑब्जर्व किया था तो उसमें आपने ग्रीन ग्रीन लीव्स देखी थी, छोटी छोटी सी। तो जब आप उस सीड को ओपन करोगे तो वो 2 पार्ट्स में वो सीड हो जाएंगे। दो 2 पार्ट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। जो ऊपर की लीफ रहती है, जो छोटी छोटी सी जो ग्रो होने लगती है, उसको बोला जाता है प्लूम्यूल्स। और जो नीचे का सीड का पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। In some plants like pea, beans, etc., seed have 2 cotyledons and thus they are called dicotyledonous और dicot seeds। जो सीड्स में 2 बीज होते हैं, मीन्स जैसे आप ग्राम का देखा था आपने, चने को हम तोड़ते हैं तो उसमें 2 छोटे छोटे से 2 पीसेस निकलते हैं। तो वो सीड्स कैसे होते हैं? उनमें 2 cotyledons होते हैं, इसलिए उसको डाइकॉट सीड्स बोला जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक मीज, ओट, राइस सीड्स एक्सेट्रा देयर आर ओनली 1 cotyledon। जैसे आपका ओट्स हो गया, राइस हो गया, इसमें सिर्फ एक ही cotyledon होते हैं, इसीलिए हम इसको मोनोकॉटिलेडनस और मोनोकॉट सीड्स भी बोलते हैं। तो सीड्स हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट 2 तरीके के जो सीड्स हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होती है किसी सीड की बेबी प्लांट में कन्वर्ट होने की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। When a seed gets proper air, water, warmth, sunlight, it germinates to form a new plant। जब किसी भी सीड को प्रॉपर एयर, वाटर, जो सनलाइट जो है वो मिल जाती है तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, नए प्लांट में फॉर्म होने लगता है। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, कौन कौन से स्टेजेस होती है ना जर्मिनेशन की? द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। सीड क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। एज अ रिजल्ट द सीड कोड बिकम सॉफ्ट। जिससे क्या होता है? जो सीड कोड रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इट ब्रेक्स अप एंड बेबी रूट्स और रेडिकल्स कम्स आउट। वो सॉफ्ट होने के कारण ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके कारण जो बेबी रूट्स और रेडिकल्स होती है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। इट डेवलप्स एंड गोज डीप इनटू द सॉइल। वो बड़े होने लगते हैं और सॉइल के अंदर जाने लगते हैं। देन द बेबी शूट एंड प्लम्यूल्स इमर्ज विद द बेबी शूट और प्लम्यूल्स इमर्जेस। इसके बाद में जो बेबी शूट रहता है धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है और सनलाइट के डायरेक्शन में वो ग्रो होने लगता है। The new baby plant grows towards the sunlight. The new baby plant that has a small root and a small shoot is called a seedling. वो नया बेबी प्लांट जिसकी रूट होती है, छोटी सी शूट होती है, that is called seedling. The seedling uses the food stored in cotyledons for its growth. ये जो सीडलिंग होती है, जो कॉटिलेडन्स में जो फूड स्टोर होता है, ये इसका यूज करती है ग्रो होने के लिए। ग्रेजुअली द शूट ग्रोस एंड टाइनी फॉलिंग लीव्स अपीयर्स ऑन इट। धीरे धीरे से जो शूट है वो ग्रो होने लगता है, छोटी छोटी सी आपको फॉलिएज जो लीव्स है वो दिखाई देती हैं। When the foliage leaves grow, they start preparing their own food. जैसे जैसे जो foliage जो leaves हैं वो बड़ी होने लगती हैं, साइज उनका बड़ा होने लगता है, तो वो अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करने लगती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द न्यू प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स विच ग्रोज इनटू फ्रूट्स। जो नए प्लांट्स हैं वो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े होके। फ्रूट्स कंटेन सीड्स और फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड वार्म दीज सीड्स जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। फिर उसमें से जो सीड्स निकलते हैं, अगर उसको प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट मिल जाती है तो वो एक नए इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाता है। इन दिस वे द साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन की साइकिल रहती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. Have you ever thought what happen if these seeds goes close
each other. प्लांट्स जो रहते हैं वो बहुत सारे सीड्स एक साथ प्रोड्यूस करते हैं. क्या कभी आपने सोचा अगर सीड्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो क्या होगा? They will not get enough air, water, warmth needed for their growth. वो जो रहते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और जो सनलाइट रहती है वो नहीं मिल पाएगी जो उनको बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है. To avoid overcrowding and the fight for air, water and warmth, nature has provided us some agents that helps to scatter these seeds to distant places. तो ये ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए ये जो फाइट होती है एयर, वाटर और सनलाइट के लिए, इसको रोकने के लिए नेचर ने कुछ एजेंट्स बनाए हैं या प्रोवाइड किए हैं जिससे ये जो है जो सीड्स रहते हैं वो अलग अलग प्लेसेस तक जा पाते हैं, है ना. The scattering of seeds to different places away from the parents plant is called dispersal of seeds. जो स्कैटरिंग होती है, जो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे चले जाते हैं उनके पेरेंट्स प्लांट्स से दूर, उसको बोला जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. Various natural agents like wind, water, animals, birds, human beings and explosion helps in the dispersal of seeds. बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, नेचुरल एजेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका विंड हो गए, वाटर हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए और एक्सप्लोजन हो गए. ये सब अलग अलग एजेंट्स हैं जिसके कारण जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है वो हो जाता है. Now, dispersal helps the seed to reach a place where they get enough air, water and warmth needed for their germination. डिस्पर्सल्स हेल्प्स करते हैं सीड को कि वो ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और वार्म जो है, सनलाइट जो है, उसकी रिक्वायरमेंट उस सीड की फुलफिल हो जाए. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द ओवरक्राउडिंग ऑफ सीड नियर द पेरेंट्स प्लांट. ये एक तरीके से जो पेरेंट्स प्लांट्स के आसपास जो ओवरक्राउडिंग होने लगती है सीड की, उससे भी उसको बचाते हैं, पेरेंट्स प्लांट को बचाते हैं. नेक्स्ट हम रीड करेंगे कौन कौन से एजेंट्स हैं. Agents of dispersal. Nature has provided various agents which helps to scatter seed too far off places. नेचर ने बहुत सारे एजेंट्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी हेल्प से हम जो सीड्स है वो दूर दूर प्लेसेस तक जा सकती हैं. फर्स्ट इज विंड. सीड्स ऑफ मडार, कॉटन एंड डैंडेलियंस आर लाइट और हेयरी. जो आपके मडार, कॉटन और डैंडेलियंस रहते हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं और हेयरी होते हैं. दिस हेल्प्स टू मूव अवे टू फार ऑफ प्लेसेस विद द विंड. ये उनको हेल्प करते हैं लाइट वेट और हेयरी होने के कारण कि वो हवा की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत इजीली चले जाएं. द सीड्स ऑफ मैपल एंड ड्रम स्टिक्स आर ऑल्सो लाइट एंड विंड. जो ड्रम स्टिक्स और मैपल के जो सीड्स रहते हैं वो भी बहुत लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वो भी फ्लाई करके दूर तक जा सकते हैं. नेक्स्ट एजेंट इज वाटर. प्लांट लाइक कोकोनट, वाटर लिली एंड लोटस ग्रोज नियर और इन वाटर. जो प्लांट्स कोकोनट हो गए, वाटर हो गए, आपके लिली हो गए, ये सब वाटर में ही ग्रो होते हैं. कोकोनट प्लांट्स वाटर के पास में भी ग्रो होते हैं. These seeds of fruits are dispersed through water. ये जो seeds of fruits रहते हैं वो water के थ्रू डिस्पर्स होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. The seeds and fruits can float into water. इसके जो seeds रहते हैं, जो fruits रहते हैं वो पानी में ऊपर float कर सकते हैं. Coconut are hollow from inside with a fibrous outer covering. कोकोनट जो होता है अंदर से खाली होता है, जिसके बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत ज्यादा फाइब्रस, बहुत ज्यादा जाली जाली जैसी होती है. दिस मेक्स कोकोनट लाइट एंड वेट सो दे कैन फ्लोट ऑन वाटर. ये क्या करता है, कोकोनट को लाइट वेट का बनाता है जिसके कारण वो पानी में इजिली फ्लोट हो सकता है. लाइकवाइज द लोटस फ्रूट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट विच इनेबल्स इट टू फ्लोट ऑन वाटर. लोटस जो फ्रूट रहता है उसमें एक स्पॉन्जी पार्ट रहता है जो कि उसको पानी में फ्लोट होने देता है. दीज फीचर्स हेल्प्स द कोकोनट फ्रूट एंड लोटस सीड्स टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस अलॉन्ग विद वाटर. ये जो स्पॉन्जीनेस है जो आपके लोटस की, जो कोकोनट का जो लाइट वेट होने के कारण वो पानी से ट्रैवल करके बहुत दूर तक दूसरी जगह तक इजिली जा सकता है. Next is animals. Animals and human beings eat fleshy part of fruit and carelessly thrown their seeds here and there. Animals जो human beings हैं वो fruits का जो fleshy part रहता है उसको खाते हैं और जो seeds रहते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं. These seeds develop into new plants when they get favorable condition for growth. ये जो seeds रहते हैं वो नए plant में grow हो जाते हैं जब उनको proper favorable conditions मिल जाती है बड़े होने के लिए. For example, seeds of apple, orange and cherries are dispersed in this way, while seeds of some plants like bird dogs and cockleburrs stick to the bodies of animals and cloths
of humans as they have hooks, thorns and still hairs। जो आपके सीड्स रहते हैं जैसे चेरी का हो गया, एप्पल ऑरेंजेस के हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, राइट। जबकि जो सीड्स होते हैं जैसे आपका बर्ड डॉग्स हो गया, कॉकलेबर्स हो गए, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बॉडी पे जाके स्टिक हो जाते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे से थॉर्न्स होते हैं, छोटे छोटे से स्टिल हेयर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। इन दिस वे दे रीच फार ऑफ प्लेसेस। इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू भी जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। Birds and animals swallow some seeds which are passed out unchanged in their dropping। जो birds हैं, बहुत birds और animals रहते हैं, बहुत सारे seeds हैं जो वो लोग खा लेते हैं जो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और एज इट इज उनके उससे ड्रॉप खाते खाते क्या होता है, कभी कभी वो कुछ चीज़ों को ड्रॉप भी कर देते हैं, गिरा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ गुआवा एंड बेरीज आर स्कैटर्ड इन दिस मैनर। गुआवा हुआ, बेरीज हुए, ये मैथड है जिसके थ्रू वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। फ्रूट ऑफ पीस, ब्लॉसम्स एंड लेडी फिंगर्स बर्स्ट ओपन व्हेन ड्राई। जैसे आपका मटर हो गया, ब्लॉसम्स हो गई, लेडी फिंगर हो गई, जब ये सूख जाते हैं तो ये फट जाते हैं। तो फटने के कारण इनके जो बीज रहते हैं वो डिस्टेंस तक जाके फैल जाते हैं। देयर सीड्स एंड दस थ्रोन अवे फ्रॉम द ग्रेट फोर्स। जब वो बर्स्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स से वो दूर तक जाते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। अब स्पोर्स से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस, मशरूम्स एंड मोल्स रिड्यूस थ्रू स्पोर्स। प्लांट जैसे फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, मशरूम्स हो गए, मोल्स हो गए, ये सब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हैंस दे डू नॉट हैव फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इनके पास ना फ्रूट्स होते हैं ना ही सीड्स होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स विच जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशंस एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इनमें स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स के थ्रू ही वो जर्मिनेट होते हैं अगर उनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स। अब दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं सीड को छोड़ के, उनके थ्रू किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? इन सम प्लांट्स बिसाइड रिप्रोड्यूसिंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। सीड्स को छोड़ के भी प्लांट के अदर पार्ट जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स होते हैं, इनके थ्रू भी हम अदर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स। Plants like sweet potato, carrot, beetroot, etc. develop from the root of parents plant। जो प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गए, कैरेट हो गए, बीटरूट हो गए, ये आपके जो इनकी प्लांट्स की रूट्स रहती है, पेरेंट्स रूट रहती है, उसकी हेल्प से ही अदर प्लांट जो है उसको ग्रो किया जा सकता है। प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर आर द स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ये वो स्टेम्स हैं आपकी जो अंडरग्राउंड ग्रो होती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देम। इनकी जो स्टेम्स है उनसे जो नए प्लांट्स है उसको ग्रो किया जा सकता है। द स्टेम ऑफ ऑनियन इज नोन एज बल्ब। जो ऑनियन की स्टेम होती है उसको बल्ब बोला जाता है। अ पोटैटो हैज बर्ड कॉल्ड आईज। पोटैटो पे आपने छोटे छोटे जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखी हुई है उनको बर्ड्स बोला जाता है या फिर आईज बोला जाता है। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज आई ऑन इट, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो पोटैटो का छोटा छोटा सा जो आई स्पॉट्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, अब वो कोई भी आप कट करके अगर उनके पार्ट्स को लगाते हो तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट होने लगते हैं। आपने देखा होगा अगर घर में ऑनियन पड़ा हुआ है तो ऑनियन अगर बहुत सूख रहा है, पुराना हो गया है, तो उसमें से ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसा निकलने लगती है, राइट। तो वो आपके स्टेम है जिसके थ्रू नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपने अगर पोटैटो देखा होगा, पोटैटो अगर बहुत टाइम से रखा पुराना हो रहा है तो उसमें आपने छोटे छोटा सा व्हाइट कलर का पार्ट निकलते हुए देखा होगा, स्टेम निकलते देखा होगा। तो अगर आप उसको कट करके सॉइल में ग्रो करने के लिए लगा देंगे तो वो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। Sometimes new plants can also be grown from stem cutting of the parents plants। कभी कभी plants की stems को कट करके भी हम नए plant को grow कर सकते हैं। For example, new plant can be grown from the stem cutting of rose, sugarcane and hibiscus। रोज हुआ प्लांट आपका, शुगर केन हुआ, हिबिस्कस हुआ, इनकी जो स्टेम्स रहती हैं उनको अगर आप कट करके लगाते हैं तो भी नए प्लांट में ग्रो हो सकती हैं। नेक्स्ट प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम लीव्स। वो प्लांट जो कि लीव्स के थ्रू ग्रो होते हैं। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू द लीव्स, बर्ड्स
ऑन द पेरेंट्स प्लांट। प्लांट्स की जो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिनकी लीव्स के थ्रू जो पेरेंट्स प्लांट में से जो लीव्स गिरती हैं वो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ब्रायोफिलम लीव्स आर थिक एंड फ्लैशी, इनकी जो लीव्स होती हैं वो थिक और फ्लैशी होती हैं। एंड दे हैव बर्ड्स अलोंग देयर एजेस, उनकी एजेस में बर्ड्स होती हैं। When the leaf falls down, the tiny plants start growing from these plants. जो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स से होता है, तो जब लीव्स आपकी जो है वो जैसे एक पॉट में आपका ब्रायोफिलम प्लांट लगा हुआ है, उस पॉट के सॉइल में अगर उसकी लीफ गिर जाती है तो वो लीफ से ही एक नया प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Plants of one type that are grown in a particular region during a particular period of time are called crops. एक तरीके के प्लांट जो एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ग्रो होते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉप। वी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। दे ऑल नीड सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। उन सभी क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स को प्रॉपर सॉइल की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर और वाटर को जरूरत पड़ती है कि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। हाउएवर डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस टू ग्रो वेल। अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग तरीके की कंडीशंस की जरूरत पड़ती है कि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल एंड हॉट वेदर। क्रॉप्स जो है जैसे कि राइस, उसको क्लेई सॉइल चाहिए रहती है और उसको हॉट वेदर की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो राइस प्लांट रहता है उसको बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। वेयर एज क्रॉप्स ऑफ व्हीट ग्रो वेल इन लोमी सॉइल्स एंड कोल्ड वेदर। जो क्रॉप्स व्हीट क्रॉप्स रहते हैं उनको ग्रो होने के लिए लोमी सॉइल चाहिए रहती है और कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर की जरूरत पड़ती है। द टेबल बिलो शोज द प्लांट्स एंड काइंड ऑफ सॉइल दे रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ इन विच स्टेट दे गो द बेस्ट। राइस जो है क्ले सॉइल की जरूरत पड़ती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में ग्रो होता है। व्हीट जो है वो लोमी सॉइल होती है जो कि आपकी स्टिकी होती है थोड़ी सी, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ग्रो होता है। कॉटन ब्लैक सॉइल होती है जो आपके कहाँ पे ग्रो होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा में। ज्वार बाजरा को ग्रो होने के लिए सैंडी सॉइल की जरूरत पड़ती है जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहता है। ट्रीज जो है उसको माउंटेन सॉइल की जरूरत पड़ती है जो आसाम, तमिलनाडु और कर्नाटका में अच्छे से ग्रो होते हैं। इन इंडिया फार्मर्स ग्रो 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स। हमारे इंडिया में फार्मर्स 2 टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। जो क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल तक लगाई जाती है उनको राबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, बैरेले ग्राम्स एक्सेट्रा। खारिफ क्रॉप्स वो होती हैं जो समर सीजन में लगाई जाती हैं फ्रॉम द मंथ जून टू अक्टूबर, इनको बोला जाता है खारिफ क्रॉप्स। ये दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल राइस, मेज, ज्वार और बाजरा। अपार्ट फ्रॉम क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन अवर कंट्री। इसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारी कंट्री में ग्रो होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ऑनियन एंड गॉड्स आर ग्रोन इन समर, सो दे आर खारिफ वेजिटेबल्स। ये जो वेजिटेबल्स हैं वो समर सीजन में ग्रो होते हैं, इसलिए इनको खारिफ वेजिटेबल्स बोला जाता है। मैंगो, लीची एंड पीच आर सम समर फ्रूट्स। मैंगो हुआ, लीची हुआ, पीच हुई, ये कुछ समर के फ्रूट्स रहते हैं। वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर ग्रोन इन विंटर, सो दे आर राबी क्रॉप्स। जो कैबेज हो गया, रेडिश हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, ये विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, इसलिए इनको राबी वेजिटेबल्स बोला जाता है। एप्पल लाइक बनाना एंड बेरी आर सम विंटर फ्रूट्स। एप्पल हो गए, बनाना हो गया, बेरी हो गए, ये विंटर में आता है तो इनको राबी विंटर फ्रूट्स भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश इज नोन एज एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट इंडिया के लिए बोला जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी एप्पल्स। वहाँ के एप्पल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। नागपुर में अच्छे ऑरेंजेस मिलते हैं। केरला इज नोन एज अ लैंड ऑफ कोकोनट। केरला को लैंड ऑफ कोकोनट भी बोला जाता है। महाराष्ट्र इज नोन एज एल्फनोस मैंगोज। महाराष्ट्र में एल्फनोस जो मैंगोज रहते हैं वो अच्छे मिलते हैं। To feed the entire population of country, plants are grown on large scale. This practice of growing plants on a large scale is called agriculture. हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो पूरे पॉपुलेशन प्रॉपर तरीके से खा पाए, उनको प्रॉपर तरीके से क्रॉप्स वगैरह सब चीज़ें मिल पाए, हमारे यहाँ पे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे लगाया जाता है। ओके, ये जो प्रैक्टिस होती है जहाँ पे प्लांट्स को लार्ज स्केल में लगाया जाता है, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर।
मेथड्स ऑफ गेटिंग हेल्दी क्रॉप्स, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसमें हमको हेल्दी क्रॉप्स मिल सकती हैं। सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड वेल बाय प्लगिंग एंड वाटर, सॉइल को हमको प्रॉपर प्लग करना चाहिए, प्रॉपर पानी देना चाहिए। हेल्दी सीड्स शुड बी सोन, जो सीड्स अच्छे हों वही हमको बोना चाहिए। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड इन प्रॉपर क्वांटिटी, जो मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स हैं वो हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी में उसमें डालना चाहिए। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। सॉइल शुड बी इरिगेटेड एट द प्रॉपर टाइम, सॉइल को टाइम पे इरिगेट करना चाहिए, इसमें पानी देना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, अब हमको क्रॉप्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। फेंसिंग शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम गेजिंग एनिमल्स लाइक काउ गोट एक्सेट्रा, जहाँ पे भी आपने क्रॉप्स लगाए उसके आसपास वायर से या किसी अदर चीज से, वॉल से आपको फेंसिंग कर देना चाहिए, जिससे कि जो एनिमल्स हैं वो उसको हार्म ना कर सकें। स्केयरक्रो शुड बी सेट ऑन अप टू स्केयर्स अवे बर्ड, आपने देखा है जो खेत रहते हैं, जो फील्ड्स रहते हैं उसमें एक डंडे पे मटके वगैरह लगा के स्केयरक्रो बनाया जाता है, ताकि उसके डर से जो बर्ड्स है वो उस खेत में, फील्ड में ना आए। फंगिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फंगस एंड वीडिसाइड रिस्पेक्टिवली, जो कुछ जो दवाइयाँ रहती है वो हमको फील्ड्स में डलवाना चाहिए, क्रॉप्स के ऊपर डलवाना चाहिए, ताकि जो क्रॉप्स है उसमें फंगस और कीड़े जो है वो ना लगे। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डलवाना चाहिए हमको, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं वो उसको खराब ना कर सके। नाउ स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, हमको क्रॉप्स को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स, स्क्वायरल स्पॉइल्स द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो इंसेक्ट रहते हैं जैसे बर्ड हो गए, रैट्स हो गए, स्क्वायरल हो गए, ये क्रॉप्स को खराब करते हैं। मॉइस्चर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया, अगर क्रॉप्स में मॉइस्चर लग जाता है तो फंगस और बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है। सो इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट द हार्वेस्टेड क्रॉप गेट्स स्पॉइल्ड कंप्लीटली, अगर क्रॉप में मॉइस्चर लग गया तो जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। टू अवॉइड स्पॉइलेज द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई, एयर टाइट एंड स्मॉल एनिमल प्रूफ कंटेनर। इस स्पॉइलेज से बचाने से हमको जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको ड्राई कर, सूखी जगह पे एयर टाइट कंटेनर्स में, एनिमल प्रूफ जो कंटेनर्स होते हैं हमको उसको उसमें रखना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड इंसेक्ट किलिंग मेडिसिन, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको हमको कार्ड बॉक्सेस में पैक करना चाहिए, और साथ साथ में इंसेक्ट किलिंग जो मेडिसिन है वो भी रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।